नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य द्विवेदी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं तेजस आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये जो इंस्टीट्यूट है वो करंट अफेयर को लेके इनिशिएटिव चला रही है, जिसमें हम करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको बड़े इन डेप्थ में एनालिसिस करते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम वो एनालिसिस को प्रेजेंट करें तो वीडियो काफ़ी लंबे बन जाते हैं, लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि शॉर्टकट में भी कट यू शॉर्ट वाला आपने अगर ये लाइन सुनी होगी तो ये सेम चीज़ हमारे वीडियो पे भी अप्लाई होती है। अगर हम शॉर्टकट मारने जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जिसके बारे में जो बिगनर है उसको पता ना चले और वो अपना इंटरेस्ट बहुत जल्दी लूज़ कर जाए या फिर अपने आप को धीरे धीरे वो डिमोरलाइज हो जाए। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि चीज़ों को बड़े बेसिक से बिल्डअप करते हुए उसका कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव मैनर में मैं आपको स्टडीज़ दूँ। अब दोस्तों, आज का जो हमारा न्यूज़ है, जो सबसे पहला न्यूज़ है वो हमारा किससे जुड़ा हुआ है, वो हमारे पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले साल जो नया पार्लियामेंट है उसके लिए आधारशिला रखी थी, उसके लिए भूमि पूजन किया था, तो उसी से रिलेटेड ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। एक्चुअली हुआ ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, एक बहुत बड़ा एक उसका कल्चरल हेरिटेज है, और कल्चरल हेरिटेज के होने के साथ वो सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल सिंबल है। तो ये पॉलिटिकल सिंबल होने की वजह से ये जो मामला है ये आपके कोर्ट में गया था। जाहिर तौर पे जो पक्ष इसके विपक्ष में रही होगी, जो नहीं चाहती कि पार्लियामेंट आए, वो लेके गई थी, तो उसने मेनली इसके 3 मुद्दे पे इसको कवर किया था। पहला, इसने ये कहा था कि अगर पार्लियामेंट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो जो इससे रिलेटेड कल्चरल हेरिटेज है और जो इसके से रिलेटेड इंडिया की जो एक पहचान है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो डैमेज होगी। दूसरा, इसमें ये कहा गया कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है, तो यहाँ पे लैक्सिटी बरतने का आरोप लगा गवर्नमेंट पे। और तीसरी चीज़, इसको एनवायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से इसको कोर्ट लेके गया था। अब यहाँ पे हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला 2-1 से निकला है और ये डिसाइड हुआ है कि जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड जो फिगर है वो एक बार देख लेते हैं। बहरहाल जो हमारा पार्लियामेंट बनेगा वो कुछ 970 करोड़ के आसपास बनेगा, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट के साथ साथ पूरा जो एक सेंट्रल विस्ता है, जो सेंट्रल विस्ता में जो आपका प्रेसिडेंट है, फिर आपके नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और जो आपका पार्लियामेंट है और जो उसके आसपास की जितने भवन है, सरकारी भवन, उसका भी रीडेवलपमेंट होगा, जिसकी कीमत करीब $2 बिलियन के आसपास आएगी। अब इसके भी कई पक्ष और कई विपक्ष आ रहे हैं। पक्ष ये आ रहा है कि जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 1911 में उसकी आधारशिला रखी गई थी और वो 1927 में बन के तैयार हुआ था, मतलब आज से 94 ईयर्स पहले बन के तैयार हुआ था। तो जाहिर तौर पे वो आज की ज़रूरतों और आने वाले 50 साल की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। इसके साथ ही हाल में आपको देखा जाएगा कि वहाँ पे जितने नए नए बिल्डिंग्स बने हैं जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, चाहे वो किसान भवन हो, लोक कल्याण मार्ग भवन हो, वो एक तरह से काफ़ी जो सेंट्रल विस्टा आज का है उसको बड़े जो उसका एक डिज़ाइन है उसको एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और जो मैकेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टर्ब करते हैं। तो उनका कहना है कि उसको डिस्ट्रॉय करके या उसको रिप्लेस करके बड़ा एक सिस्टमैटिक तरीके से काम किया जाएगा, जिससे ये होगा कि जो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है सरकारी विभागों की वह एक्सटेंड होगी। वो कई ऐसे विभागों का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वेलफेयर है, उसके बाद सिर्फ एक मंजिला है और उस एक मंजिले में उसके करीब 1300 से 1400 व्यक्ति काम करते हैं। तो ओवर जो बोलते हैं एकोमोडेशन या फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस होने की वजह से प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। वहीं जो विपक्ष है उसका ये कहना है कि जो आज का दौर है, जो कोविड का दौर है, उस दौर में इतने भारी भरकम राशि खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रोजेक्ट को 1-2 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो बहरहाल इतना ही न्यूज़ है। इससे रिलेटेड मैं चाहूँगा कि एक बार आप उस फोटो को देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने वो फोटो देखी होगी। ये एक्चुअली हमारा जो नया पार्लियामेंट है वो है और ये हमारा पुराना पार्लियामेंट है। तो इस नए पार्लियामेंट को आपकी टाटा की एक फर्म बना रही है और ये जो है आपका सेंट्रल विस्टा होगा, ठीक है। यहाँ से आपका ये जो इंडिया गेट है वहाँ से चीज़ें शुरू होंगी और ये पूरे आपके ऑफिसेस रहेंगे, साथ में प्राइम मिनिस्टर इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के होम्स भी रहेंगे,
ठीक है। और ये काफ़ी आपके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो फर्म बना रही है और जिस फर्म ने इसका पूरा मैप तैयार किया है, आर्किटेक्चर तैयार किया, उसने दावा किया है कि यहाँ की जो ग्रीनरी होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वो आने वाले जनरेशन के अकॉर्डिंग होगी, और वो कंप्लाई करेगी पेरिस अकॉर्ड के जो भी मापदंड है उसको। इसके बाद दोस्तों दूसरी खबर में आते हैं। दूसरी खबर यह है कि पुणे हब टू ट्रैक वैक्सीन चेन अक्रॉस 41 की सिटीज। दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने आपको कई बार न्यूज़ बताया, और बेसिकली ये जो न्यूज़ है आपका ऑपरेशन संजीवनी से है। ऑपरेशन संजीवनी को मैंने एक बार नहीं 2 बार उसकी चर्चा की है और बड़े डिटेल में चर्चा की है, लेकिन चूंकि हो सकता है कि कुछ लोग वो वीडियो ना देखे हों तो मैं फिर से उसकी चर्चा कर देता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो वैक्सीन प्रोडक्शन वो कहाँ कहाँ सेंटर हैं, एक आपका अहमदाबाद है, दूसरा आपका पुणे है, तीसरा हैदराबाद है। यहीं से आपकी 3 मेजर प्रोड्यूसिंग वैक्सीनेशंस आने वाली हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको पूरे देश भर में अगर इस वैक्सीनेशन को पहुंचाना है तो जो कुछ एयरपोर्ट हैं, जैसे दिल्ली का एयरपोर्ट हो गया, मुंबई का एयरपोर्ट हो गया, चेन्नई का एयरपोर्ट हो गया, बैंगलोर का एयरपोर्ट हो गया, कोलकाता का एयरपोर्ट हो गया, पटना का एयरपोर्ट हो गया, गुवाहाटी का एयरपोर्ट हो गया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन है उसके लिए एक सर्टेन डिग्री चाहिए, उसको मेनली कोल्ड चेन स्टोरेज चाहिए, उसको कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो उस पूरे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने भी ये डेडिकेटेड 41 एयरपोर्ट्स हैं उनको स्पेशली उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को शेपअप किया गया है, उनको स्ट्रेंथन किया गया है, जिससे क्या हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि इंडिया ने करीब 1600 मिलियन यानी 160 करोड़ डोसेस या वायल्स की ऐसा रखा है कि उसको ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी करेंटली सिर्फ 30 करोड़ लोगों को वो वैक्सीनेट करने वाला है अपने प्रायोरिटी प्रोग्राम में, लेकिन उसने उम्मीद की है कि आने वाले 1 से 2 साल में वो करीब करीब 160 मिलियन या 160 करोड़ डोसेस अपने जो नागरिक हैं उन पे प्रोवाइड कराएगा। तो उसके तहत ये जो प्रोसेस है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके जो लिमिटेड शहर हैं जहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो आबादी है वो आपके दूर दराज में फैली हुई है, तो उस केस में जो आपके एयरपोर्ट हैं वो नोडल सेंटर का काम करेंगे, जिससे क्या होगा, एयरपोर्ट के थ्रू आप अपने जो रोड है या ट्रेन के थ्रू कोल्ड चेन का सप्लाई करके आप दूर दराज तक वो वैक्सीनेशन को पहुंचाएंगे और अपने जो नागरिक है उसको वैक्सीनेट करेंगे। और इसी में मैंने आपको एक और न्यूज़ भी बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे रिलाई नहीं कर रही है, वो एक्सपोर्ट कराने के लिए भी अपना माइंड ओपन रखी हुई है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे इतना बड़ा अगर आपको वो ज़खीरा चाहिए, 1600 मिलियन डोसेज अगर आपको चाहिए, और अगर आप 17% पूरे वर्ल्ड के एकोमोडेट कर रहे हो और उसको वैक्सीनेट कर रहे हो, तो जाहिर तौर पे किसी भी कंट्री का जो इंटरनल प्रोडक्शन है उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकता, उसके लिए उसको एक्सटर्नल इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए वो जो पोर्ट्स है उसका भी मैकेनाइजेशन को जल्दी जल्दी अपग्रेड कर रही है और उसको अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स हैं, जो वैक्सीनेशन के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से उसको अपग्रेड कर रही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये आपकी खबर आई है बर्ड फ्लू से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बर्ड फ्लू है अभी 4 से 5 स्टेट में फैल चुका है, और इसके साथ ही जो भारत सरकार है उसने ये एक तरह से इस पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू कर दिया। ये जानने की कोशिश शुरू होगी कि एक्चुअली ये मर्ज आपकी शुरू कहाँ से हुई और ये क्या पेंडेमिक या एपिडेमिक का फेस ले सकता है। पेंडेमिक एपिडेमिक का लार्जर फॉर्म है, तो सरकार का ये जानने की क्या ये एपिडेमिक या फिर आने वाले टाइम में ये पेंडेमिक का फेस ले सकता है। बेसिकली जो 2006 में अगर आपको याद होगा, उस समय हम लोग काफ़ी छोटे थे, तो 2006 में जो आपका बर्ड फ्लू है एक तरह से पेंडेमिक के रूप में उभर के आया था। और 2006 का जो एक तरह से गवर्नमेंट जो उस दौर की थी या जो उस टाइम की जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसने उस दौर के जितने भी टेक्निक्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसको वापस से रीअप्लाई किया है इस फेस में। अब इसी से रिलेटेड एक हमारे प्री के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका H है और वो N है, तो ये बेसिकली कौन सा वाला फ्लू है। तो ये जो आपका फ्लू है वो H5N8 है, ठीक है, H5N8 है। और ये जो आपका H5 और N8 जो है, अगर एकदम लेमैन की भाषा में कहें तो ये जो आपका H है वो 1 से लेकर आपका जो H है वो 1 से लेकर 5 तक जाता है, वेयर एज जो आपका N है वो 1 से लेकर 9 तक जाता है, ठीक है दोस्तों, एकदम लेमैन की भाषा में। कि अगर ये पूछा जाए कि ये जो आपका मर्ज है ये कहाँ तक चलेगा, तो ये H1 से लेकर
N 5 तक H 1 से लेकर 5 तक जाता है, वेरएज जो N है वो 1 से लेकर 9 तक जाता है। ठीक है, तो H1N1 स्वाइन फ्लू उसी कैटेगरी का ये है। और इससे रिलेटेड एक और हमारे लिए प्रीलिम का फैक्ट आ सकता है कि उसको मैं चाहूँगा कि आप लिख लीजिए कि H17, ठीक है, और H18 और N10 और N11, ये दो ऐसे आपके स्पीसीज हैं या इन्फ्लुएंजा टाइप हैं जो आपके बर्ड्स में नहीं पाए जाते हैं। तो H17, N10, H18, N11 ये सिर्फ दो प्रकार हैं आपके इन्फ्लुएंजा ए के जो आपके किस में नहीं पाए जाते हैं, आपके बर्ड्स में नहीं पाए जाते हैं। और इन्फ्लुएंजा ए किसके लिए स्टैंड करता है? इन्फ्लुएंजा ए आपका स्टैंड करता है एवियन वायरस के लिए। एवियन मतलब जो पशु पक्षी जो आपके पक्षी होते हैं उसके लिए यूज होता है। फोकस 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 फोकस, अरे और फोकस है ना, अबे इसको दिखाना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं अपने अगले खबर पे। तो ये खबर है आपकी, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स कोचिन मैंगलोर LNG पाइपलाइन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो आपका कोचिन मैंगलोर पाइपलाइन है, ये इस पे हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। अगर आप देखें, अगर हाल के दिनों में अगर आप स्टेटमेंट निकालें आपका धर्मेंद्र प्रधान का, जो आपके मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के, उनका भी जोर है कि इंडिया आने वाले सालों में 5 से 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किस पे करने वाली है? गैस बेस्ड इकोनॉमी पे करने वाली है। करंटली दोस्तों जो आपका गैस बेस्ड इकोनॉमी है वो सिर्फ 6% है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि उसको 15% लेके जाना है 2030 तक। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ यहाँ पे। दूसरी चीज़ आप अपना ये देखेंगे, जो हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें आप डिवीजन देखिए तो उसमें एनर्जी को करीब 18% का डिवीजन मिला है। वो 111 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसमें से 18% किसको डेडिकेटेड है? आपके एनर्जी को डेडिकेटेड है। और वो एनर्जी का मेजर पार्ट किस में जा रहा है? वो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में जा रहा है। आप अगर हाल के दिनों में जो बिहार का इलेक्शन हुआ था उसके पहले क्या हुआ था कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, वो मिलके काफ़ी सारे वहाँ पे बॉटलिंग प्लांट्स को खोल रहे थे। और उसी के साथ ही एक एडवर्टाइजमेंट बनाया था हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने, और उसने दिखाया था कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपका पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। वो किसको कनेक्ट कर रहा है? वो आपका कांडला से शुरू हो रहा है, आपका जो दीनदयाल उपाध्याय जो पोर्ट है वहाँ से शुरू होके आपके किसको कनेक्ट कर रहा है? हुबली को कनेक्ट कर रहा है। और वो करीब 1600 किलोमीटर के आसपास का पाइपलाइन है और वो वर्ल्ड का सबसे लंबा पाइपलाइन है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्रीलिम का फैक्ट हो गया। वर्ल्ड का सबसे लंबा पाइपलाइन कहाँ? इंडिया में। वो किसको कनेक्ट कर रहा है? वो आपका कांडला से कांडला से शुरू होके मथुरा होते हुए, यूपी बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए, वो आपका कहाँ? हुबली में खत्म होगा जो आपके वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों इससे रिलेटेड एक और फैक्ट था जिस पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था, और मुझे लगता है कि बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर अगर वो किसी बात को बोल रहे हैं तो हो सकता है वो हमारे प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट के रूप में आ जाए या फिर मेंस में वो क्वेश्चन फॉर्म में आ जाए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। उनने एक फैक्ट दिया कि 1978 में जब पहली बार आपका गैस पाइपलाइन शुरू हुआ था, तब से लेकर 2014 तक करीब 15,000 किलोमीटर के आसपास का पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा। ठीक है, वेयरएज 2014 से लेकर अभी तक करीब 16,000 किलोमीटर के आसपास का पाइपलाइन प्रोजेक्ट स्टैब्लिश हो चुका है या वो होने की कगार पे है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि जो CNG कंप्रेस नेचुरल गैस वाला जो आपका डिफरेंट स्टेशंस हैं वो इंडिया में 2014 तक करीब 900 थे इन नंबर्स, वो अब बढ़ के हो चुके हैं 2014 से लेकर 2019 में 1500। मतलब 900 पहले थे, 1500 और ऐड हुए, मतलब करेंटली अभी 2500 हैं। और भारत सरकार इसमें 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसका एक वो है एम है कि वो 10,000 के आसपास ऐसे CNG पेट्रोल प्लांट्स को स्टैब्लिश करें। जैसे आपका पेट्रोल पंप है, सेम सिमिलर उसी स्केल पे जो आपके CNG पंप्स हैं उसको स्टैब्लिश करें।
ठीक है, तो ये आपका दूसरा फैक्ट हो गया। और तीसरा फैक्ट दोस्तों आपका ये हो गया कि ये जो पीएनजी कनेक्शन है, पीएनजी कनेक्शन क्या हुआ, ये जो आपका पाइपलाइन वाला कनेक्शन है उससे पहले 72 लाख लोग उससे जुड़े हुए थे। और बेसिकली वो कहाँ जुड़े हुए थे, वो आपके गुजरात में जुड़े हुए हैं, वो आपके महाराष्ट्र में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग आपके चेन्नई में जुड़े हुए हैं। उसकी संख्या बढ़ के, जो पहले 25 लाख थी वो संख्या बढ़ के अब 72 लाख हो गई है, और आने वाले टाइम में इसकी संख्या और बढ़ेगी। और दोस्तों अगर आप एक चीज़ ध्यान दें, जो एक सिंपल अर्थमेटिक ये बताती है, सिंपल इकोनॉमिक्स ये बताती है कि जितना ज़्यादा आपकी ये गैस पाइपलाइन बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपका क्या इंश्योर होगा, उतना ज़्यादा आपका ये इंश्योर होगा कि जो उसकी एफिशिएंसी है, मतलब जो उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर 1 रुपये इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसी गैस को किसी व्यक्ति तक पहुंचाने में, तो जो उसका आउटपुट है गैस पाइपलाइन की वजह से उसमें 25 to 30% का इंक्रीज हो सकता है। पहली चीज़ क्यों, पहली चीज़ हो सकता है कि जैसे ही आप एक गैस पाइपलाइन बैठाते हैं तो उसमें क्या एक लंबा चौड़ा आप गैस पाइपलाइन बैठाते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन बैठाते हैं, तो एक तरह से वो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है। साथ ही वेयर एज आप अगर बॉटलिंग करना शुरू करें तो वो जो बॉटलिंग करने का जो चार्ज है वो क्या होता है, रिटेल में होता है, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपका इकोनॉमिक कॉस्ट भी बैठता है, ठीक है। और वेयर एज अगर आप इससे करें तो एक तो उसकी सप्लाई रेगुलर रहेगी, ठीक है, तो उसमें ब्लैक मार्केटिंग होने का चांस कम है। दूसरा परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो उससे जो आपका एक जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। और तीसरी चीज़ ये है कि उसकी वजह से जो आपकी जितनी भी गैस बेस्ड कंपनीज हैं उनको एक तरह से इकोनॉमिक एफिशिएंट वो मिलेगा, वैटिलिटी मिलेगी, उनको इंश्योरेंस मिलेगा कि हाँ भैया ऐसा नहीं होगी अगर एक साल 500 गैस के सिलेंडर बिक रहे हैं तो अगली बार सिर्फ 100 ही बिकेंगे, ऐसा होने की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट था इसके हिसाब से। इसके बाद दोस्तों ये आपका आता है एकदम यूपीएससी, टिपिकल यूपीएससी के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट न्यूज़ है। 2 डे एशियन वेटलैंड सेंसस ऑफ टू स्टार्ट। दोस्तों ये जो आपका एशियन वेटलैंड है उसको आपका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी करा रही है, BNHS करा रही है। इसके बाद दोस्तों ये किसके कोऑर्डिनेशन में करा रही है, ये आपके वेटलैंड एसोसिएशन के कोऑर्डिनेशन में करा रही है। हो सकता है ये जो न्यूज़ है बाकी एग्जाम्स के लिए उतने इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसका मकसद क्या है, ये पर्टिकुलर सर्वे कराने का मकसद क्या है, तो ये पर्टिकुलर सर्वे कराने के कई मकसद है। पहला मकसद इसका ये है कि आप ये जान पाएँ कि जितने भी आपके जलाशय हैं या जितने भी इम्पॉर्टेंट बर्ड साइट्स हैं वो कितने सुरक्षित हैं, उसके हिसाब से क्या आप कर पाएंगे, आप स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, आप कंजर्वेशन प्रोग्राम बना पाएंगे, ठीक है। और वो कंजर्वेशन प्रोग्राम डिफरेंट आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंडर होंगे, कुछ आपके CMS के अंदर होंगे, कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के अंडर होंगे, ठीक है, कुछ आपके रामसार साइट्स के अंदर होंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके साइट्स के अंदर होंगे जो आपका जो ट्रेड होता है उसको रोकने के अंगेंस्ट जो रहता है उसके अंडर होंगे। और मैंने ये जितने भी आपके कन्वेंशंस के नाम लिए हैं वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप कृपया करके एक बार सबको विजिट कर लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो आपका एशियन वाटरलैंड है ये इस पे सर्वे हो रहा है, ठीक है। कौन करा रहा है, तो ये BNHS करा रहा है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी करा रही है। किसके कोऑर्डिनेशन में करा रही है, ये वेटलैंड एसोसिएशन के साथ मिलके करा रही है। इसका मेन मकसद है कि इंडिया में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बर्ड साइट्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए, जिससे क्या हो वो कंजर्वेशन के प्रोग्राम्स और जो उनके ब्रीडिंग के प्रोग्राम हो उसमें और बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ वो आ पाएँ, और इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के तहत इसको चैनलाइज किया जाए। और वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म क्या होंगे, वो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज होगा, ठीक है, वो कॉप के अंडर हो सकता है, उसके बाद फिर वो आपका रामसार साइट्स के अंदर हो सकता है। और ध्यान रहे दोस्तों ये जो तीनों चीज़ें हैं वो हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, और ये पेपर GS3 के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों ये आपकी खबर आती है, आर्मी वेल पॉइज्ड टू काउंटर PLA बेसिकली स्टैंड फॉर पीपल लिबरेशन आर्मी। एक्चुअली जो आपका चाइना है वो अपनी ऑफिशियल आर्मी नहीं रखता है, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो स्टैंड बाई आर्मी है आपकी PLA, वही उसकी कंट्री को सेफगार्ड करती है। तो ये आपके लिए एक फन फैक्ट था, ठीक है। अब मैं इसके
जो कुछ क्लैशेस पॉइंट थे हम लोग डायरेक्टली ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से उस मैप को विजिट कर लेते हैं। तो कहाँ कहाँ क्लैश हुए थे? सबसे पहले गलवान वैली में क्लैश हुए थे, तो हम गलवान वैली को देख लेते हैं। तो देखिए ये दोस्तों आपका गलवान वैली है जो कि कहाँ पड़ रहा है, वो अस्काई चिन, अगर ये गलवान वैली वो अस्काई चिन और हमारे यहाँ का जो बॉर्डर बन रहा है वो एलएसी की उस बॉर्डर पे एकदम कह सकते हैं हमारे साइड पे है, ठीक है। तो गलवान वैली के जस्ट पास आपका शोक रिवर बहती है, ठीक है, और इसी से रिलेटेड शोक रिवर के पास ही आपका नुब्रा वैली है। तो इसी से रिलेटेड इस बार का क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में बन गया था, जिसका आंसर सियाचिन वाला था। वो क्वेश्चन आप एक बार जाके देख लीजिए। बेसिकली उसने इसी ज्योग्राफी को वहाँ पे इंडिकेट किया था, वहाँ पे क्वेश्चन के रूप में पूछा था। उसके बाद ये देखिए आपका गलवान वैली, इसके बाद हॉट स्प्रिंग, गोखरा एरिया और फिर ये पैंगोंग एरिया, ये 3 जगह थी जहाँ पे बेसिकली हमारा क्लैश चल रहा था उसके साथ। और एक और एरिया में दिखाना चाहूँगा, ये थोड़ा सा और आपको क्लियर करेगा। दोस्तों ये आपका डीएसबीओ रोड है, जिसके ऊपर मेन आपका एजिटेशन था किसका, चाइना का, कि ये जो डीएसबीओ रोड है वो हमको स्ट्रैटेजिकली हमें कहाँ पे एक्सेस दे रहा था, ये जो हमारा इंडिया का बेस है और फिर यहाँ पे एक और हमारा हेलीपैड है और एयरफील्ड का जो बेस है वहाँ पे दे रहा था, जिसकी वजह से जो आपके एलएससी ने इस पूरे एरिया पे स्टैंड ऑफ क्रिएट किया, ठीक है। तो ये देखिए आपका गलवान फ्लैश पॉइंट PP14, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आपका शोक रिवर, यहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी के 2 बेसेस, ठीक, और फिर ये आपका गलवान रिवर और इसके नीचे साइड आपका पैंगोंग एरिया है। और वो दूसरा इलाका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पैंगुर गैप वाला, जो कि इस मैप से क्लियर होता है, ठीक है। फिर जब इंडिया ने किस तरीके से रिटेलिएट किया और अपनी जो एक तरह से स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग वापस से रिइंस्टेट की, तो ये देखिए ये जो चुलशुल का इलाका है जहाँ पे हाल पे आपके जो आर्मी चीफ हैं नरावने साहब वो गए हुए थे, तो ये जो चुलशुल का इलाका है, रेजिंगला का इलाका है, यहाँ पे हमने कब्जा किया। साथ में यहाँ पे जो आपका ब्लैक टॉप है उस पर हमने कैप्चर किया। और बेसिकली ऐसा माना जाता है कि कन्वेंशनली जो एलएसी लाइन है, तो हमने जो कैप्चर अपने 7 पॉइंट किए हैं वो एलएसी लाइन के उस पार हैं, मतलब हमारे टेरिटरी के हिसाब से तो हमारे इंडिया के मैप के हिसाब से तो हमारे पास हैं, लेकिन कन्वेंशनली 1962 के हिसाब से वो चाइना के पास पड़ते हैं। तो हमने ये जो लाइन है रेड क्रॉस करके इस इलाके में हमने वो 7 पॉइंट को कैप्चर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मैप भी देख लिया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर पे। दोस्तों जो अगली खबर है आपकी, वियतनाम बाइज इंडियन राइस फॉर फर्स्ट टाइम इन डिकेड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है जब इंडिया में फार्मर्स से रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रहे हों। तो ये न्यूज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसको और सैटेलाइट पॉइंट के रूप में ले रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने 2022 तक अपना जो एक्सपोर्ट है वो $60 बिलियन के आसपास करने का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। जो उसका एग्री एक्सपोर्ट है उसको वो $60 बिलियन करना चाहती है, कब तक? 2022 तक। और वो क्यों करना चाहती है? क्योंकि याद रखिए प्राइम मिनिस्टर का वो भाषण कि डबलिंग द फार्मर इनकम बाय 2022, ठीक। अब इसी से रिलेटेड वियतनाम दोस्तों इस सीरीज में दूसरी कंट्री बन रहा है जिसने हमसे हाल के दिनों में राइस खरीदे हैं पूरे डिकेड्स में। इससे पहले किसने खरीदा था? चाइना ने खरीदा था, और चाइना ने भी हमसे करीब 1 मिलियन टन के आसपास का राइस खरीदा था। दोस्तों ये जो राइस खरीदा है वो आपके मेनली जो टूटे दाने वाले राइस होते हैं ना, जो टूटे चावल आते हैं, बासमती के अलावा जो टूटे चावल आते हैं, उनने उसको लिया है। और उसको लेने का कारण ये है कि वियतनाम का जो हमारा कॉम्पिटिटर है एक्सपोर्ट में वो थाईलैंड है, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना थाईलैंड में जो अभी उसका जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत बुरी तरह हैम्पर्ड हुआ है, और इसके वजह से जो उसके इंटरनेशनल प्राइस है वो काफ़ी हाइक हो गए हैं। जहाँ हमारा जो राइस है वो $310 प्रति टन बिक रहा है, तो वेयर एज जो थाईलैंड का राइस है वो $580 पर टन बिक रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सीधा जो प्राइस में हमको एडवांटेज है, इसकी वजह से वियतनाम भी हमको प्रेफर किया और चाइना भी हमको प्रेफर किया है,
ठीक है। और एक और चीज़, यूपीएससी ने 2019 में इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। उसने 4 कंट्री के नाम दिए थे, आपका इंडिया का नाम दिया था, चाइना का नाम दिया था, वियतनाम का नाम दिया था और एक मेरे ख्याल से मलेशिया का नाम दिया था। और उसने सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनाया था कि इनमें से कौन आपकी वर्ल्ड की सबसे बड़ी राइस एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो उसका आंसर दोस्तों इंडिया है, ठीक है। और हाल के दिनों में जो उसका जो मार्केट है एक्सपोर्ट का, खासकर राइस वाले एक्सपोर्ट का, उसमें और बेहतर ग्रिप हो गई है बिकॉज ऑफ आवर प्राइस, लो प्राइस कंपेयर टू अदर कंपिटिटर्स, ठीक है। दोस्तों इसके बाद ये न्यूज़ आपका, डिस्कॉम आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू पावर जनरेशन अप टू 35 इन नवंबर। आप जानते हैं दोस्तों कि जो हमारे डिस्कॉम्स हैं वो काफ़ी घाटे में चल रहे हैं, ठीक है। और डिस्कॉम जब से घाटे में चल रहे हैं तो बेसिकली जो आपकी जो जनरेशन कंपनीज हैं वो भी उतना फ़ायदे में नहीं जा पाती हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें इसका विस्कस साइकिल कहाँ से शुरू होता है, तो विस्कस साइकिल जो इसका है वो आपके जो कोल घोटाला है वहाँ से शुरू होता है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही कोल घोटाला होता है और उसके बाद जितने भी आपके कोल आवंटन है वो रद्द होते हैं, तो जितने भी आपके पावर जनरेटिंग कंपनीज थी उनको बहुत बैड हिट करता है। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा पावर जनरेशन है उसमें 60 to 65% जो शेयर है वो अभी भी कोल का है। मतलब अगर 100 यूनिट अगर बिजली प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें से 60 से 65 यूनिट कहाँ से आ रही है, वो बिकॉज ऑफ कोल से आ रही है। अब ये हाल के दिनों में इसका परसेंटेज ज़रूर थोड़ा नीचे गया है, लेकिन इतना भी नहीं गया है। अब ये जैसे ही इसमें कोल स्कैम होता है तो जितने भी आपके आवंटन है वो रद्द होते हैं, तो जाहिर तौर पे जो आपके पावर सेक्टर है उस पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच पड़ता है और इसकी वजह से उस सेक्टर से बहुत ज़्यादा एनपीएस घोषित होना शुरू होते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपका पावर जनरेशन कंपनी उसका डिफ़ॉल्ट नहीं था। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो मैक्सिमम डिस्कॉम्स है वो या तो स्टेट ओन्ड है, ठीक है, या फिर स्टेट एंड प्राइवेट ओन्ड है, या तो प्राइवेट ओन्ड है। तो जो प्राइवेट ओन्ड है वो तो जैसे तैसे अपना मैनेज कर रहे हैं सक्सेसफुली, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन जो आपके स्टेट ओन्ड डिस्कॉम्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जिसके थ्रू आपको बिजली मिलती है, जो जनरेशन करती है वो आपको बिजली नहीं देती, जो डिस्कॉम्स है वो आपको बिजली बेचती है। और अगर आपको टाइम मिले तो 2 मिनट आप जाइए और न्यू इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है 2003 का, वाजपेयी जी के टाइम में जो आया था, उसको जाके देखिए कि हमें जो डिस्कॉम्स है उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया। जो आपकी पावर सेक्टर उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से एक है आपका जनरेशन, एक है आपका डिस्कॉम, उसके बाद जो बाकी 2 हैं, एक आपका प्रोड्यूसिंग वाला हो गया, जनरेशन वाला हो गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो गया, और एक आपका एडवर्टाइजमेंट वाला है। तो वो आप जाके एक बार वापस से उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो अब ये जो डिस्कॉम्स है इसी को लेकर भारत सरकार ने 2016 में उदय स्कीम लेकर आए थे, ठीक है। और उदय स्कीम के तहत ये हुआ था कि जितनी भी इंडिया की डिस्कॉम्स है जो घाटे में है और मेनली कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उसके जो डेथ हैं उसको वो सिक्योरिटी के रूप में या बॉन्ड के रूप में बेचना शुरू करेंगे। तो ये जो स्कीम था दोस्तों उस दौर में करीब करीब $15 बिलियन का था। $15 बिलियन से $16 बिलियन का था, और उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो करीब करीब 1 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा आज के दौर में बैठता है। और इसकी वजह से जो आपका जीडीपी है वो कई एक्सपर्ट के हिसाब से 0.5 से 1% तक का नीचे स्लो हुआ था। इसने जीडीपी ग्रोथ 0.5 से 1% के आसपास का कम कर दिया था। क्यों ऐसा हुआ था कि जैसे ही इन लोगों ने अपना बॉन्ड निकालना शुरू किया तो ये जो अपना प्राइस रिस्ट्रक्चरिंग करना शुरू किए, उसके बाद जो इनके बकाया थे उसको उठाना शुरू किया। लेकिन चीज़ें 2 साल तक ठीक रही, उसके बाद फिर से गड़बड़ाना शुरू हो गई। अब इसके पीछे का कारण क्या है? ये जो डिस्कॉम्स होती हैं दोस्तों, मेनली वो क्या काम करती हैं, वो आपका वेलफेयरिज्म को एक तरह से, जो सरकार होती है उसका जो वेलफेयरिज्म एजेंडा होता है उसको सर्व करने का काम करती हैं। चाहे वो आपका फ्री में किसान को बिजली देना हो या आधे प्राइस में आपके जो कंज्यूमर हैं, जो आपके स्टेट के कंज्यूमर है उसको बिजली दे रहा हो, तो जाहिर तौर पे ये आपके राहत किसको करेगी? वो आपके आम जो इंसान है उसके जेब को राहत करेगी। लेकिन इसका जो कर्जा है वो आपके डिस्कॉम्स पे बढ़ना शुरू हो जाता है। एक एस्टिमेट के हिसाब से अगर 1 यूनिट बिजली डिस्कॉम को 9 रुपये में पड़ती है या 8.5 रुपये में पड़ती है, वेरएस उसको बेचने पे वो सिर्फ 3.5 से 5 रुपये के आसपास ही रिकवर कर पाता है। तो जाहिर तौर पे 3 रुपये से 5 रुपये प्रति यूनिट उसको घाटा उठाना पड़ रहा है। और इसी की वजह से ये आपका जो नया न्यूज़ है उससे रिलेटेड आया हुआ था।
और ये न्यूज़ दोस्तों आपका जो किस वेबसाइट से लिया गया था, तो ये आपका न्यूज़ प्राप्ति करके एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, उसके तहत लिया गया था। तो ये क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी में या आने वाले किसी रेलवे के एग्ज़ाम में या एसएससी के एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि प्राप्ति इनमें से किस मतलब वेबसाइट किस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर से जुड़ी हुई है। उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड आपको कहानी समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन न्यूज़ की तरफ। दोस्तों ये है आपका न्यूज़ अनुभव मंडपम। दोस्तों अनुभव मंडपम की ये जो कहानी है, अगर आप हाल के कुछ दिनों में देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर कभी भी कर्नाटक जाते हैं तो वो अनुभव मंडपम का जिक्र करते ही हैं। और जब उनने जो आपका नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का जब वो आधारशिला रख रहे थे, उस दिन भी उनने अनुभव मंडपम का जिक्र किया था। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जान लेते हैं। दोस्तों ये जो अनुभव मंडपम है वो आपके लिंगायत से जुड़े जो लिंगायत कम्युनिटी है वो कर्नाटक की काफ़ी डोमिनेट कम्युनिटी है। वो 16% के आसपास आपको कॉन्स्टिट्यूट करती है किसके, कर्नाटका के पॉपुलेशन को। और ये मेनली नॉर्दर्न जो कर्नाटका है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब वहाँ पे बेसिकली ये रहते हैं। तो जो लिंगायत कम्युनिटी है इसके जो संस्थापक थे गुरु बसवना, ये उनसे जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों गुरु बसवना कौन थे, तो दोस्तों गुरु बसवना ये वो जो एक सीरीज चल रही है भक्ति सूफी मूवमेंट का, ये उन्हीं के वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेस में से थे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ नामदेव हुए, हमारे यहाँ कबीर हुए, हमारे यहाँ रहीम हुए, फिर हमारे यहाँ मीरा हुई। तो उसी की एक सीरीज में आपके गुरु बसवना थे। गुरु बसवना आपके कर्नाटका में पैदा होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण फैमिली में पैदा होते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि उस दौर में जो कास्ट से रिलेटेड जितने डिस्क्रिमिनेशन थे, छुआछूत थे, वो उससे काफ़ी ज़्यादा अवहेलित हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और फिर वो क्या डिसाइड करते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो कास्ट सिस्टम से बाहर निकल के एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे जो सबको इक्वली ट्रीट करे, ठीक है। और उस इक्वल ट्रीटमेंट के लिए उनने लिंगायत कम्युनिटी का स्थापना की और उनने सबके लिए पट द्वार खोले। जो उस दौर में अनटचेबल्स माने जाते थे उनके लिए भी पट द्वार खोले, और जो सो कॉल्ड अपर क्लास से जो अपर कास्ट से आते हैं उनके लिए भी पट द्वार खोला। और फिर उनने कई ऐसे रेवोल्यूशनरी स्टैंड्स लिए जो उस दौर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी थे। जैसे उनने पहला क्या डिसाइड किया, पहला ये डिसाइड किया कि सबको उनने एक तरह का यहाँ पे वो एक तरह का जनेऊ दिया, और जनेऊ के कोने में शिवलिंग लटकी होती थी। तो एक तरह से उनने जो द्विजा और नॉन द्विजा का जो भेद था उसको उनने ख़त्म किया। दूसरा उनने ये अनाउंस किया कि अब उनसे रिलेटेड या उनकी सोच से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो अपना अग्नि दहन नहीं करेंगे। इसके बजाय वो लोग क्या करेंगे, वो अपना एक तरह से कब्र लेंगे, और उस कब्र में जो उनका जो साथ में जो जनेऊ के साथ जो शिवलिंग पहने रहते हैं वो उनके साथ दफनाया जाएगा। और उसके पीछे का धारणा क्या थी, उसके पीछे की धारणा ये थी कि जो आपका सोल है वो शिव का एक पार्ट है, और जब आप मर जाएंगे तो जो आपका सोल है वो शिव जी के उस बड़े उसमें जाके सम्मिलित हो जाएगा, उसमें जाके वन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका अगला उनने क्रांतिकारी कदम ये लिया, वो आपके सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और उनने जिस चीज़ की स्थापना की थी वही था आपका अनुभव मंडपम। उसमें उनने ये किया था कि जितने भी उस क्लैन में जितने भी लोग शामिल हुए उनको बोला कि आपके यहाँ कोई राजा नहीं होगा, आपके यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, आपके यहाँ जो भी फैसले होंगे वो सर्वसम्मति से होंगे, आसपास में राय मशवरा करके होगा। और इसी के लिए उनने एक तरह से आप कह सकते हैं उस दौर का पंचायत इस्टेब्लिश किया। और यहाँ पे हर प्रकार की चर्चे होते थे, चाहे वो सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो सारे चर्चे होते थे। और ये किस तरीके से आपका फंक्शन करता था, बिल्कुल पंचायत के फॉर्म में फंक्शन करता था। और इसीलिए जो आपका अनुभव मंडपम है इसका जिक्र आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार करते हैं। और ये दोस्तों काफ़ी एग्जाम्पलरी आपका स्टेटमेंट है किसका, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, साथ ही एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनाने के लिए। और इसी से रिलेटेड अगर आपको मौका मिले तो आप देख सकते हैं जो लिच्छवी है, जो बिहार का लिच्छवी है, वैशाली है, वहाँ पे भी इसका जिक्र मिलता है।
अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का। इसके बाद फिर आपका जो मदुरई का इलाका है जहाँ पे चोलास रूल करते थे, वहाँ पे भी अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का, वहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है, पंचायत है, उसका एग्जाम्पल मिलता है। तो अगर बाई चांस फ्यूचर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि वेदर इंडिया पोजेस एनी एविडेंसेस और इंडिकेशन रिगार्डिंग टू डेमोक्रेसी, तो उसका जवाब में हम 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक बिहार के आपके लिच्छवी का, वैशाली में जो पड़ता है, उसके बाद फिर आपका अनुभव मंडपम का, जिसका आप गुरु बसवना जिसका जिक्र करते थे और जिनकी स्थापना की थी, और साथ में आपके मदुरई वाले चोला अंपायर का। ठीक है, एक बार मैं गुरु बसवना को आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों। तो ये थे, और वो किस दौर में थे, तो ये महामंत्री थे कल्याणी, जो चालुक्यास 2 प्रकार के हैं, एक कल्याणी के, एक बदमी के। तो ये आपके कल्याणी के जो चालुक्यास थे उनके महामंत्री थे, और फिर उनने ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम लिया जिसके तहत एक लिंगायत समुदाय बना, और फिर उसके आगे की कहानी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। और उनका लिटरेरी वर्क कौन सा है दोस्तों? वाचनास, वचन, जो उनने जो प्रवचन दिए हैं उसी को कंपाइलेशन जो है उसको कहते हैं वाचना, वचन, प्रवचन का कंपाइलेशन कन्नड़ भाषा में। ठीक है, और उनके बुक्स हैं द लॉर्ड्स ऑफ द मीटिंग रिवर, डिवोशनल पोएम ऑफ बसवना बेकन गालू। माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरी कन्नड़ उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाया उसको। दोस्तों इसके बाद आपका ये जो खबर है, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी एंटी कन्वर्जन लॉ ऑफ उत्तराखंड एंड यूपी, इसके ऊपर हमने, जब हम मदन लौकर का जो एडिटोरियल है उसका जब जिक्र कर रहे थे, तो हमने इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था, और मदन लौकर के जो एक पॉइंट्स थे जो उन्होंने लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से और सोसाइटी के एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो उठाए थे वो काफ़ी वाजिब थे, जिसका हमने जिक्र आपके उस एडिटोरियल में किया था। उसी सेम चीज़ को कौन स्टडी कर रहा है? आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टडी कर रहा है। और बेसिकली दोस्तों आपका यहाँ पे फ्लैश पॉइंट क्या हो जा रहा है? दोस्तों यहाँ पे कोई मना नहीं कर रहा है कि जो कन्वर्जन है वो इंडिया पे होता है, या फिर जो आपके इससे रिलेटेड जो भी आपके फंडेड क्राइम्स है वो होते हैं, लेकिन मैरिज को उस प्रस्पेक्ट में लाके खड़ा कर देना वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे भी हमला है, वो आपके आर्टिकल 14, 19 और 21 पे भी हमला है। और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है इसने बड़ा वाजिब एक स्टैंड लिया है। देखते हैं इस पे आने वाले दिनों में क्या न्यूज़ आती है। इसके बाद ये न्यूज़ दोस्तों आपका, इंडिया लॉस्ट 2.8 बिलियन इन 2020 टू इंटरनेट शटडाउन ओवर डबल ऑफ 20 अदर्स। दोस्तों जो इंटरनेट शटडाउन है वो इंडिया में काफ़ी आम रहा है, चाहे वो कश्मीर से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। तो कश्मीर से जुड़े हुए मुद्दे में आप एक बार ये कह सकते हैं कि बिकॉज उसका जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से लगता है, और जो उसकी हिस्ट्री रही है हाल के 30 सालों में वो काफ़ी डिस्टर्बिंग रही है। लेकिन उसके अलावा भी अक्रॉस इंडिया में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करता है, तो सबसे पहले जो एक्शन सरकारें लेती हैं वो करती हैं कि वो सबसे पहले कम्युनिकेशन को काटती हैं। तो सरकार की तरफ से तर्क ये रहता है कि हम ये इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो र्यूमर है उसको कर्व किया जा सके, क्योंकि आज के दौर में जो र्यूमर है वो सबसे पहले आपके जो सोशल मीडिया है उसके तहत आपकी तरफ फैलता है, तो वो उसको कर्व करना चाहती हैं। लेकिन इस पे जो स्टडी की गई है और ये पाया गया है कि जब आप ऐसे फैसले लेते हो तो उससे जो आपका इकोनॉमिक कॉस्ट होता है वो करीब करीब $3 बिलियन के आसपास है। और दोस्तों मैं ये बता दूं, ये जो $2.8 बिलियन आपको दिख रहा है, $2.8 बिलियन दिख रहा है, 2019 का ये स्टडी है, बेसिकली 2019-20 की ये स्टडी है। तो उस पूरे साल में बिकॉज ऑफ इंटरनेट शटडाउन $4 बिलियन का नुकसान होता है, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से $2.8 बिलियन सिर्फ इंडिया में नुकसान होते हैं। इसके बाद हमारे बाद जितनी भी कंट्री हैं, ठीक है, हमारे बाद जितनी भी कंट्री हैं उनके यहाँ जब भी इंटरनेट शटडाउन होता है, मान लीजिए हमारे बाद पाकिस्तान है या फिर हमारे बाद म्यांमार है, हमारे बाद फिर अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे जितने बार शटडाउन होता है उसका 20 मतलब हमारे बाद की जो 20 कंट्री हैं उनका पूरा सबमिट कर लिया जाए, तब वो कहीं जाके हमारे इस इकोनॉमिक फिगर के आसपास ठहरते हैं।
और दूसरा फिगर ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में अगर पिछले साल 100 बार इंटरनेट डिसरप्शन हुआ है तो सिर्फ 50 बार अकेले इंडिया में हुआ है। मतलब हम 50% इंटरनेट शटडाउन को एक तरह से हमारे यहाँ वो हुआ है और हम इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में वन ऑफ द लोएस्ट पोजीशन को होल्ड करते हैं। अब इससे रिलेटेड क्या दुरुस्त आपके ऑब्जर्वेशंस आए हैं, इससे रिलेटेड कई आपके आर्टिकल्स लिखे गए हैं, चाहे वो कश्मीर पर्सपेक्टिव में हो या फिर आपके CNRC की पर्सपेक्टिव में हो या फिर इन जनरल जो शटडाउन होते हैं उसके पर्सपेक्टिव में हो, ठीक है। और इसमें से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कश्मीर पर्सपेक्टिव से उसने एक काफ़ी ही दुरुस्त एक ऑब्जर्वेशन किया था। मैं उसके तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगा कि ये आपका आता है 2020 में, मतलब जब हमारा कोरोना काल शुरू होने वाला था उसके अर्ली टाइम में मार्च में ये फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि बेसिकली जो आपके जितने भी अभी तक इंटरनेट शटडाउन लगाए गए हैं अक्रॉस इंडिया का वो ऑब्जर्वेशन लेके करती है। बेसिकली केस वो जम्मू कश्मीर का ही रहता है, लेकिन बाद में उसने बाकी कंट्रीज़ के भी जो केसेस हैं उसको कलेक्टिवली ये डिसीजन सुनाती है और वो बोलती है कि हमने जितने भी अभी तक लॉकडाउन देखे हैं उस सारे लॉकडाउन में कोई स्पेसिफिक कारण नहीं दिया गया है। किसकी तरफ से? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो उनने ये कहा है कि अगर अब आप स्पेसिफिक कंडीशन नहीं देते हैं, उस स्पेसिफिक कंडीशन को जो फुलफिल करने का जो क्राइटेरिया आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड कर रहा है उसको आप नहीं मानते हैं, तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा उस पर एक्शन हो सकता है, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ उनने ये पाया है कि जो आपका इंटरनेट शटडाउन होता है बेसिकली 3 लॉज की वजह से होता है। पहला इंफॉर्मेशन एक्ट 2000, IT इंफॉर्मेशन एक्ट 2000। दूसरा आपका CRPC 1973 का जो सेक्शन 144 है जिसके तहत आपका पूरा कर्फ्यू लगता है, उसका इस्तेमाल करके सेक्शन 144 जो CRPC 1973 के तहत अप्लाई होता है। और तीसरा आपका टेलीग्राफ एक्ट 1885। तो ये आपका जब अंग्रेज थे उस दौर में बनाया गया था टेलीग्राफ एक्ट 1885, और बाकी ये जो 2 हैं ये वाजपेयी जी के टाइम में बना था इंफॉर्मेशन एक्ट 2000, और ये जो सेक्शन 144 है वो इंदिरा जी के टाइम में बना था 1973 में। और ये बेसिकली इन्हीं 3 एक्ट से शक्तियां कौन प्रदान करता है? आपके एडमिनिस्ट्रेटर लेते हैं और फिर वो आपके जो इंटरनेट शटडाउन को करते हैं। तो उनने कहा है कि अब जो आपका इंटरनेट शटडाउन होगा उसको मॉनिटर किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि अगर वो किसी कारण की वजह से लिया जा रहा है कि नहीं, उसके पीछे कोई रीज़न दिया जा रहा है कि नहीं, सिर्फ जो सेक्शन 144 है वो सफिशिएंट नहीं होगा आपका इंटरनेट शटडाउन करने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी और एक तरह से ये किसको इंश्योर करने के लिए थी? ये आपके लाइवलीहुड को इंश्योर करने के लिए थी। जो आपके आर्टिकल 19 में आता है ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इंश्योर करने की थी जो आपके आर्टिकल 19 में आता है। साथ ही ये आपके राइट टू प्राइवेसी को भी इंश्योर करने की थी जो आपका आर्टिकल 21 में आता है। दोस्तों इसका ऑब्जर्वेशन ये था कि जो आपका इंटरनेट है वो फंडामेंटल राइट तो नहीं है लेकिन फंडामेंटली वो इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें उसने इसको फंडामेंटल राइट बोल दिया होता तो सरकारों को बड़ी दिक्कत होती। तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी थोड़ा सा अपने आप पे बस रखा और उसने उसको फंडामेंटल राइट नहीं बोला है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई। अब दोस्तों ये जो आखिरी है न्यू इन्वेस्टमेंट इन साइंस, तो आपका जब ये साल नया शुरू होता है 1 जनवरी 2021 को, तो भारत सरकार अपनी साइंस पॉलिसी लेकर आती है इस पूरे डिकेड के लिए 2030 के लिए, ठीक है। न्यू साइंस पॉलिसी आती है और इस न्यू साइंस पॉलिसी पे ही कल का जो एक्सप्लेन्ड है इंडियन एक्सप्रेस का वो डेडिकेटेड रहता है और उसमें जो कुछ बातें हैं जिस पे जिक्र हुआ है। तो सबसे पहला जिक्र इस चीज़ पे हुआ है कि जो भारत सरकार है वो STI, S स्टैंड फॉर साइंस, T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, I स्टैंड फॉर इनोवेशन, वो इसके ज़रिए साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वो उसका डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहती है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्लेस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ जेंडर, और वो जेंडर में से मेल फीमेल नहीं, उसमें वो ट्रांसजेंडर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहती है, ठीक है। तो वो जेंडर स्पेसिफिक भी डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहती है। वो हायरार्की जो आपका इसमें है
गवर्नमेंट की जो हायरार्की है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसमें भी वो डिसेंट्रलाइज करके पंचायत तक लेके जाना चाहती है। उसके बाद जो आपके मेजर टायर 1 सिटीज़ हैं उससे भी वो डिसेंट्रलाइज करके टायर 2, टायर 3 और इवन विलेजेस तक लेकर जाना चाहती है। और इसके पीछे इसने 30 चीज़ को प्लान बनाया है, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को। इसके बाद दोस्तों इसने क्या जिक्र किया है, इसने जिक्र किया है जैसे कि मोदी गवर्नमेंट जो जानी जाती है, 1 कंट्री 1 कार्ड, 1 कंट्री 1 लॉ, 1 कंट्री 1 कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो एक यूनिफॉर्मिटी है उसके लिए गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट जानी जाती है। तो यहाँ पे भी जो मोदी गवर्नमेंट है वो किस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि 1 कंट्री 1 आपका जो रिसर्च सब्सक्रिप्शन है उसको। अब ये मेरे और आपके जैसे और जो आम आदमी है उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम लोग जनरली जो रिसर्चर्स हैं वो जब उसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है तब हम उससे रूबरू हो पाते हैं। लेकिन अगर आपको इंडिया को आने वाले टाइम में पोजीशन करना है तो आपको R&D पे काफ़ी खर्च करना पड़ेगा, और उस केस में ये जो 1 कंट्री 1 सब्सक्रिप्शन का ये जो प्लान है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना है ये किस तरीके से रोल आउट होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लिख लीजिए 1 कंट्री या 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे भी कुछ फैक्ट्स का जिक्र होता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी इंडिया की जितनी डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, उसके अंदर डिफरेंट R&D करने वाली एक इंस्टीट्यूट्स होती है। अगर आप एग्रीकल्चर के लिए देखोगे तो एग्रीकल्चर के लिए आपके इंस्टीट्यूट हैं, फिर आपके जो हेल्थ है उसके लिए आपकी इंस्टीट्यूट है, ICMR देखती है, फिर इंडस्ट्री के लिए CSIR देखती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनका जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है अक्रॉस सबका मिला के वो करीब 1500 करोड़ के आसपास का पड़ता है, ठीक है। मतलब भारत सरकार करीब 1500 करोड़ रुपए सिर्फ क्या सब्सक्रिप्शन में खर्च करती है। वो सब्सक्रिप्शन वो डिफरेंट जो आपकी जनरल्स हैं उसमें लगता है। लेकिन इस सब्सक्रिप्शन के बाद भी जो इंडिया में 3.5 लाख या उसके आसपास के जो रिसर्चर हैं, जो इंडिया में रिसर्चर हैं डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट के द्वारा, उसके सिर्फ 1/3 लोग, यानी 3.5 लाख के सिर्फ 1/3 लोग इस सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा उठा पाते हैं, ठीक। और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी। जो आपका वेलेस्ली है, जो काफ़ी जाना माना रिसर्च पेपर है आपका अमेरिका का, उसके बाद एल्सेवियर करके एक और बहुत बड़ा रिसर्च जनरल है आपका अमेरिका का, उसने क्या केस ठोका था आपके सुप्रीम कोर्ट में, और उसने ये बोला था कि जो उसके जो रिसर्च मटेरियल है उसका मिसयूज़ हो रहा है, और ये जो स्काई हब करके जो इंस्टीट्यूट है वो उनके जो रिसर्च के जो मटेरियल्स हैं उसको फ्री में पब्लिक डोमेन में डाल रही है, जिसकी वजह से उनको कैपिटल लॉस हो रहा है, उनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। हिंदू में भी इसको लेकर आपका एडिटोरियल छपा था, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा था, प्रिंट में छपा था, वायर में छपा था, और उसको लेके काफ़ी दुरुस्त एक वो आया था कि इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पे जो आपका पर कैपिटा इनकम 2000 के भी नीचे है, उस कंडीशन में जो आपके ये जो सब्सक्रिप्शन फीस होते हैं वो कई बार 1000 या उससे एक्सीडिंग होते हैं। अगर उसको मैंडेटरी कर देगी कोई जनरल जो यहाँ पे वर्क कर रही है, फॉरेन की जनरल जो यहाँ पे वर्क कर रही है, तो वो जाहिर तौर पे यहाँ पे जो बडिंग एक एनवायरनमेंट है आपका R&D का, वो ख़त्म हो जाएगा, और उसको लेके काफ़ी दुरुस्त एक अपोजिशन आया था। तो जो आपके एडवाइज़र हैं उनने भी इसी की तरफ पॉइंट आउट किया है कि आप एक ऐसा मॉडल लेकर आना चाहते हो जिसके तहत अगर आप सिंपल भाषा में कहें कि आपके पास एक ही सब्सक्रिप्शन है, लेकिन उस सब्सक्रिप्शन से आप नेटफ्लिक्स भी ले रहे हो, अमेजोन भी ले रहे हो, आपका हॉटस्टार भी ले रहे हो, और अगर मन किया तो आप ऑल्ट बालाजी भी ले रहे हो, ठीक है। इसके बाद आपका फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन इसमें क्या आता है, थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको। इसके बाद दोस्तों इसका दूसरा ऑब्जर्वेशन ये आता है कि इंडिया में करेंटली 0.6% जो है वो GDP का सिर्फ इन्वेस्ट होता है आपका, किसमें, R&D में इन्वेस्ट होता है, ठीक है। वेयर एज अगर हमारे लेवल की जो कंट्रीज़ हैं, जो आपकी लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे 2 से 3% के आसपास का ये खर्च है। 2 से 3% ऑफ द GDP इन्वेस्ट होता है, मतलब जिस स्लैब में वर्ल्ड बैंक ने हमको रखा है, ठीक है, लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ में।
वेरएज जो चाइना है उसके यहाँ 6% के आसपास खर्च होता है, और जो आपका यूएस है वहाँ पे 8% होता है, और आपका जो जर्मनी है वहाँ पे 9% होता है। मतलब आप सोचिए वहाँ पे कितना भारी अमाउंट में पैसा खर्च हो रहा है। तो जाहिर तौर पे वहाँ की जो आपकी कंपनीज़ हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या फिर आपकी टेक बेस्ड हो, वो डोमिनेट करने ही वाली हैं आने वाले कई सालों तक, ठीक है। और यहाँ पे उनने एक और चीज़ कही है कि ये जो 0.6% जो इन्वेस्ट हो रहा है, इसमें से 40% कहाँ से आ रहा है? आपके प्राइवेट सेक्टर्स से आ रहा है, ठीक है। सिर्फ 40% आपका प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है। फर्ज कीजिए कि भारत का कुल जीडीपी 100 रुपये है, ठीक है, तो सिर्फ 6 रुपये जो है वो आपके R&D में खर्च हो रहा है, ठीक है। उस 6 रुपये में से भी आपका सिर्फ 2.4 यानी 2 रुपया 40 पैसा आपका कौन, आपकी प्राइवेट कंपनीज दे रही हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट कौन बियर कर रहा है? वो सरकार बियर कर रही है। और इस केस में ये डेवलपमेंट क्यों नेगेटिव है? क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड ये आपका 70 का एवरेज होता है। 70% के आसपास जो है प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं। और यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा आपके प्राइवेट कंपनीज R&D में इन्वेस्ट करेंगी, उतना ज़्यादा चांसेस क्या है, आपकी जो इकॉनमी है वो ज़्यादा टेक ओरिएंटेड होगी, वो ज़्यादा R&D ओरिएंटेड होगी, मतलब उसमें और ज़्यादा इनोवेशन आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ से 2 चीज़ें थी, और एक बार झलक देख लेता हूँ कि और भी कुछ छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोस्तों ये फटाफट इंटरनेशनल न्यूज़ जो है उसको फटाफट निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि अभी टर्मोइल चल रहा है, और आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया, और उन्होंने कहा है कि जो यूएस में जो ट्रांजिशन है पावर का वो पीसफुली होना चाहिए, क्योंकि आज जो ट्रम्प समर्थक हैं वो एक तरह से हुड़दंग में आ गए थे। और जब मैं ये क्लास लेने आ रहा था उसके आधे घंटे पहले की न्यूज़ थी कि जो आपके ट्रम्प हैं वो एट द एंड वो एक्सेप्ट कर लिए हैं। उन्होंने कहा है कि हाँ ट्रांजिशन होगा, मतलब वो अपना पावर जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हैं जो बाइडेन को, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या था, याद कीजिए हम लोग जब कोरोना बिल का चर्चा कर रहे थे, फिर हम लोग जब डिफेंस बिल का चर्चा कर रहे थे, तो उस समय मैंने बताया था कि जो आपका जो कांग्रेस है, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, वो 2 हाउसेस में बटी हुई है। जो लोअर हाउस है उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे आपके डेमोक्रेट्स डोमिनेंट है, वहाँ पे मेजॉरिटी में। वेरस जो आपका अपर हाउस है सेनेट, वहाँ पे आपके रिपब्लिकन मेजॉरिटी में है। लेकिन इस बार का जो जॉर्जिया का जो रिजल्ट आया था, वो दोस्तों इस बार वहाँ का जो एक तय मैंडेट है कि 50% के आसपास विनिंग कैंडिडेट को मिलना चाहिए, वो नहीं मिला था, जिसकी वजह से वापस से री इलेक्शन हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी ही ऐतिहासिक जीत मिली है किसके, डेमोक्रेट्स के जो कैंडिडेट हैं उनको, क्योंकि यहाँ से पहली बार ब्लैक कैंडिडेट जीता है। और उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उनका नाम है वॉर्नॉक, ठीक है। तो मिस्टर वॉर्नॉक आपके जॉर्जिया से जीते हैं, और वो फर्स्ट ब्लैक कैंडिडेट हैं वहाँ से सेनेट जीतने वाले। तो वहाँ के हिसाब से काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। और इस न्यूज़ के कई पैमाने हैं, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि सेनेट में कौन डोमिनेट है, आपके रिपब्लिकन्स डोमिनेटेड है। लेकिन अगर यहाँ पे सेनेट में अगर इस मतलब हर स्टेट के 2 सीट्स होते हैं सेनेट में, ठीक है। अगर यहाँ से एक सीट तो आपकी डेमोक्रेट जीत चुकी है, अगर दूसरी सीट भी अगर आपकी डेमोक्रेट जीतती है तो सेनेट को भी कौन कंट्रोल करेगा, आपके डेमोक्रेट्स कंट्रोल करेंगे। और उस केस में जो आपका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फंक्शन करने में आसानी होगी। तो अभी देखना है कि जो सेकेंड है उसका क्या स्थिति होती है, ठीक है। अगर सेकंड भी आपका डेमोक्रेट जीतता है तो 50 आपके रिपब्लिकन्स के होंगे, 50 आपके डेमोक्रेट्स के होंगे। और कमला हैरिस जो उसको हेड करेंगे, बिल्कुल हमारी तरह जो वाइस प्रेसिडेंट है अपर हाउस को हेड करता है, तो उस केस में जो आपके डेमोक्रेट्स हैं उनके पास 51 की मेजॉरिटी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये आपका जो स्टेटमेंट आया है, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के पहले मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ना चाहूँगा। ये जो स्टेटमेंट है, जो हमारे यहाँ यूएस एम्बेसडर थे, ठीक है, केनेथ जस्टर, जो अब जा रहे हैं, तो उनका नाम अगर आप याद रखें तो भी अच्छी बात है, नहीं याद रखें तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होगा आपको। तो उनका स्टेटमेंट था, तो वंस अगेन आई रिट्रेट दैट स्टेटमेंट। आउटगोइंग यूएस एम्बेसडर लिस्ट ट्रेड, रशिया, आत्मनिर्भर, फ्रिक्शन पॉइंट।
इंडिया मस्ट चूज। मैं ये कहानी जब है तब भी बताऊंगा। और वो जब ये इंटरव्यू दे रहे थे, मतलब अब चूंकि वो जा रहे हैं, उनका जाना तय हो गया, तो वो इंटरव्यू दे रहे हैं डिफरेंट आपके पब्लिशिंग हाउसेस को, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स चैनल्स को। तो वहाँ पे उनने चाइना से रिलेटेड भी एक स्टेटमेंट कहा था, और उनने कहा था कि जो यूएस है वो इंडिया को कॉपरेट करेगा, किसके, चाइना के अगेंस्ट में कॉपरेट करेगा। और इसी चीज़ पे जो आपके चाइनीज़ एनवॉय हैं, मतलब चाइनीज़ एम्बेसडर टू इंडिया, वो काफ़ी ज़्यादा उनने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो यूएस है वो इंडिया और चाइना के फ्रिक्शन पॉइंट का फ़ायदा उठा रहा है। बस ये न्यूज़ यहीं तक जानने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूज़ आपको हाल के 6 महीने में परोसा गया है। इसके बाद दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन इसके पहले मैं इस न्यूज़ का जिक्र कर लूँ, ठीक है, क्योंकि इस न्यूज़ का जिक्र लगभग हो ही चुका था। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हम सीरा का भी जिक्र कर रहे थे तब मैंने उस दिन आपको कहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो हर कंट्री की जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो उसकी सही निशानी होती है उसके सॉवरेन होने की। तो यहाँ पे भी जो एक तरह से डिमांड आ रही है रशिया आत्मनिर्भर भारत का और ट्रेड को लेके किसी फॉरेन कंट्री का हमारे फॉरेन पॉलिसी पे, तो वो कहीं ना कहीं हमें ये दिखा रहा है कि जो इंडिया है वो अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन रख रहा है। क्योंकि जब तक आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली एक्सपीडिएट नहीं करोगे और उसको ड्राइव नहीं करोगे, तब तक आपके चांसेस बहुत कम है कि आप जो आपकी पोजीशनिंग है अक्रॉस द वर्ल्ड वो मजबूत हो पाए। तो अगर आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि अंग्रेज़ ने जितनी भी लड़ाई जीती इंडिया या उसके नेबर्स में, या फिर इंडिया के स्टेट्स में जितने से भी उसने लड़ाई जीती, तो बेसिकली वो क्या रखता था, वो ये शर्त रखता था कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसको मैनेज करने का अधिकार ब्रिटेन को होगा। चाहे वो आपका नेपाल के साथ हो, चाहे आपका भूटान के साथ हो, चाहे वो आपका म्यांमार के साथ हो, फिर चाहे वो आपका इंटरनली हैदराबाद के साथ हो, मराठास के साथ हो, सिंध के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ हो। ये जो फहरिस्त है बहुत लंबी है। तो ये दिखाती है कि जो आपका फॉरेन पॉलिसी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और फॉरेन पॉलिसी जो है वो सिर्फ मजबूत लोगों के खेमे का खेल है, उसको कमज़ोर कभी भी ड्राइव नहीं कर सकते। और यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी में ये जो स्टेटमेंट आ रहा है, इसमें एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा रही है, किसके द्वारा, यूएस के द्वारा। क्योंकि यूएस क्या रशिया में यहाँ का क्या जिक्र कर रहा है, वो बेसिकली S-400 का जिक्र कर रहा है। क्योंकि S-400 जो है और वो जो पैट्रियट है वो दोनों compete कर रहे थे आपका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो रशिया को लेकर यहाँ पे स्टेटमेंट बना रहा है। और आत्मनिर्भर भारत वो क्या है, उसके इंटरेस्ट को डैमेज कर रहा है, जो बेसिकली जो आपकी यूएस कंपनीज हैं जिनको फोर्सफुली यहाँ पे आके अब मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ रहा है, या फिर आपको टेक्नोलॉजी उनको ट्रांसफ़र करनी पड़ रही है, तो उससे क्या उनका जो एक तरह से जो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो खतरे में आ रहा है, या उससे वो वनरेबल महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह से वो आत्मनिर्भर को अपोज कर रहे हैं। और वो जब वो आत्मनिर्भर के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे थे तो उनने एग्जाम्पल किसका दिया था, ईस्टर्न एशियाज़ का दिया था। कि उनने कहा था कि देखिए भाई, उनने अपने आप को ऐसे नॉर्म्स नहीं किए थे, वो सेल्फ सफिशिएंट बनने के चक्कर में नहीं थे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ईस्टर्न एशिया कंट्रीज़ का जिक्र हो और इंडिया का जिक्र हो तो ज़मीन आसमान का अंतर है। पहला साइज़ का, दूसरा पॉपुलेशन का, और तीसरा दोनों के पोजीशन का, ठीक है। तो कभी भी किसी एक कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो दूसरे कंट्री के फॉरेन पॉलिसी पे रेप्लिकेट नहीं की जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद ये जो न्यूज़ है वो इंडियन के फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा नेबरहुड फर्स्ट वाली जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें ये फिट बैठ रहा है। और इसमें स्टेटमेंट क्या है, एन इंडियन गिफ्ट हेल्प श्रीलंका कोविड-19 फाइट। यहाँ पे श्रीलंका को हम जितना ज़्यादा हम उनको सहायता प्रदान करें, उससे क्या हमारी इंश्योर हो पाएगी, जो हमारा गिरफ्त है, जो हमारा पकड़ है इंडियन ओशन पे, वो मजबूत हो पाएगी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो श्रीलंका है उस पर हिस्टोरिकली किसकी नज़र रही है, अमेरिका की नज़र रही है, ब्रिटेन की नज़र रही है, और अगर आप हाल के दिनों में देखें तो चाइना का भी एक्सेस रहा है। अगर आपको कोई एक पिक्चर है मद्रास कैफ़े करके, अगर आपको मौका मिले तो आप वो पिक्चर ज़रूर देखिएगा, और उससे आपको और समझ आएगा कि जो राजीव गांधी जी की जो हत्या होती है तो उसके पीछे जो फॉरेन पावर्स है उनका क्या हाथ रहता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो पिक्चर आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे हमारे लिए जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैक्सीन डिप्लोमेसी का इस्तेमाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसलिए ज़्यादा प्रमुख रूप से करना है क्योंकि वो इस पूरे रीजन की सबसे डोमिनेंट प्लेयर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो उसकी वैक्सीन है वो सिर्फ इस रीजन में डोमिनेट नहीं करने वाली है, वो अक्रॉस द वर्ल्ड डोमिनेट करने वाली है। और तीसरी चीज़, मैन्युफैक्चरिंग में मेडिसिन के हम हब हैं, तो उसका एडवांटेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जाहिर तौर पे लेना चाहेगी।
यहाँ पे बेसिकली जो आपका न्यूज़ था वो जो हमने उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड की थी, ठीक है, जो प्री इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हॉस्पिटल का, वो जो हमने प्रोवाइड किया था वो कैसे गेम चेंजर साबित हुआ इनकी पूरी कोविड की लड़ाई में, ये उसके ऊपर रोशनी डाल रहा था। और जो आपके एक्सटर्नल फाइनेंस मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो हाल में कोलंबो भी गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने एक चीज़ वापस से रिट्रेट की है कि जो वहाँ के तमिलियंस हैं उनके जो अधिकार जितना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा उतना ज़्यादा कोलंबो का विकास हो सकेगा। अब कहे को बहुत कहा मानिए, अनकहे को काफ़ी, समझदार को इशारा काफ़ी। अब इसके बाद दोस्तों मैं आता हूँ इस न्यूज़ पे, फिर इस न्यूज़ पे, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो सबसे पहले इस न्यूज़ पे आने के पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये किस जगह की बात हो रही है। तो मैप में एग्जैक्टली परफेक्टली कहाँ दिखेगा, मेरे ख्याल से ये परफेक्ट शो कर रहा है। ये सऊदी अरेबिया, ये अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे हैपनिंग प्लेस है ये अरेबियन पेनिनसुला। यहाँ पे मेरा फेवरेट इजराइल और ऐसे करके कंट्रीज़ हैं। अब ये देखिए, ये आपका कतर है और ये सऊदी अरेबिया है। कतर और सऊदी अरेबिया और ये जो कंट्रीज़ हैं, कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, ओमान, ये करके एक जीसीसी करके एक ग्रुप बनाती हैं। ग्रुप गल्फ कंट्री कोऑपरेशन करके एक वो ग्रुप फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो 2018 में जो कतर है उसने जीसीसी छोड़ दिया था, ठीक है, और उसने ये भी अनाउंस किया था कि वो आने वाले टाइम में ओपेक को छोड़ देगा। अब थोड़ा सा आप इस कतर की हिस्ट्री समझिए, और मैं कतर का जैसे ही जिक्र करूंगा तो हो सकता है कि आप लोग, कई लोग इसके जो एक स्टैब्लिश ब्रांड है उससे परिचित हो। जैसे ही कतर का जिक्र हो तो आपकी कतर एयरलाइंस, अल जजीरा जो आपका न्यूज़ है चैनल है, वो, ये दोनों आपके कतर से हैं। और जो आपकी कतर है, इन दोनों को इस्तेमाल करके इसने अपना एक काफ़ी ही बेहतरीन सॉफ्ट पावर क्लाउड बना लिया है। अब इस पे एक छोटी सी आपकी डॉक्यूमेंट्री है, 7 मिनट 8 मिनट का, इसी न्यूज़ पे, बीबीसी का है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। मैं शॉर्ट में इसको करता हूँ कि कतर का वापस से सऊदी अरेबिया के साथ मिलना काफ़ी कुछ दर्शाता है। वो ये दर्शाता है कि जो सऊदी अरेबिया है वो अब अपना ये जो पूरा गल्फ रीजन है और ख़ासकर जीसीसी है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। किसके खिलाफ? आपके ईरान के खिलाफ, ठीक है। और क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि जब हाल के दिनों में, हाल के 2-3 सालों में जो कतर है उस पर यह आरोप लगा था कि जो इसके यहाँ जितने भी मिलिटेंट्स हैं, इस्लामिक मिलिटेंट्स, और बेसिकली आपका जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उसको कतर सपोर्ट कर रहा है। और जो इस्लामिक ब्रदरहुड है वो वहाँ की जितनी भी गल्फ कंट्रीज़, वहाँ की जितनी भी राजशाही खानदान है उनके लिए खतरा है, क्योंकि वो वहाँ पे डेमोक्रेसी की मांग करता है, ठीक है। और जो कतर है वो जो आपकी मुस्लिम ब्रदरहुड है उसको फंडिंग कर रही थी, और इन आरोपों से उनने एक तरह से बॉयकॉट शुरू कर दिया था आपके कतर का। लेकिन अब वापस से चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हुई हैं, तो देखते हैं इसके आगे क्या डेवलपमेंट निकलता है। लेकिन ये जाहिर तौर पे किसके लिए अच्छी खबर नहीं है? ईरान के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जब कतर इनसे दूर जा रहा था तो ईरान उससे क्लोजनेस कर रहा था। अब कतर क्यों इंपॉर्टेंट है तो वो काफ़ी छोटा सा कंट्री, लेकिन वो अपने साथ काफ़ी बड़ा सॉफ्ट पावर कैरी करता है। उसके साथ ही वो वर्ल्ड का सबसे रईस कंट्री है पर कैपिटा इनकम के मामले में। और साथ में जो कतर है वहाँ पे आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप भी होने वाला है, 2022 में वहाँ पे वर्ल्ड कप भी है। तो इस तरीके से वो उसका जो एक इकोनॉमिक प्रेजेंस है उस पूरे इलाके में वो काफ़ी ज़्यादा है। और गैस के भंडार मिलने की वजह से वो एक तरह से, जैसे जैसे ऑयल इकॉनमी वीक पड़ रही है और गैस इकॉनमी धीरे धीरे अपने आप को पोजीशन कर रही है, उस केस में भी कतर के साथ संबंध अच्छे रखना गल्फ कंट्रीज़ और ईरान दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आगे क्या न्यूज़ आता है इस पर। इसके बाद दोस्तों ये आखिरी खबर आपकी, ए नाइल ए ग्रैंड डैम डिवाइड्स अफ्रीकन नेशंस। मैं आपको मैप दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरी कोशिश रहती है दोस्तों कि आपको मैप के साथ पढ़ाऊँ, ताकि आपको अगर बाई चांस कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप मैप के सहारे उसको सॉल्व कर पाएँ। ये देखिए आपका जो नाइल रिवर है, ठीक है, ये आपकी नाइल रिवर है, ठीक है, वो युगांडा के लेक विक्टोरिया से निकलना शुरू होती है। मैं मैप को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये आपका नाइल रिवर है जो लेक विक्टोरिया से निकल रही है, जो युगांडा में है, वो बहना शुरू होती है। और जब वो नाइल रिवर निकलती है तो वो किस नाम से निकलती है लेक विक्टोरिया से? वो उस नाम से निकलती है वाइट नाइल के नाम से, ठीक है। ये वाइट नाइल की फिर ये साउथ सूडान घुसी, ठीक है, उसके बाद ये सूडान गई।
और ये जो आपकी इथोपिया की जो हाईलैंड्स है वहाँ से मेजर ऑफ द जो इसको जो पानी मिलता है, जो लार्जर इसका वाटर शेड है वो इसके यहाँ से मिलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये ओरिजिनेट ज़रूर होती है लेकिन यहाँ से इसको पानी ज़्यादा नहीं मिलता क्योंकि एक तरह से कॉन्टिनेंटल हो जाता है और यहाँ पे एक तरह से उतना वाटरफॉल नहीं होता जितना यहाँ पे होता है। और इथोपिया से जो आपकी रिवर निकलती है, जो ट्रिब्यूटरी निकलती है, उसको बोलते हैं ब्लू नाइल रिवर। और ये दोनों मीट होते हैं आपके सूडान में और फिर ये बड़े चलते हैं आपके इजिप्ट की तरफ और जाके रेड सी में गिर जाते हैं। तो ये रहती है आपकी ज्योग्राफी के हिसाब से कहानी। अब जियोपॉलिटिक्स में आते हैं। तो ये जो इलाका है इसको ध्यान से देखिए। इस इलाके में काफ़ी सारी छोटी बड़ी कंट्रीज़ हैं और उसमें से जो डोमिनेंट कंट्री है वो आपकी इथोपिया है, ठीक है, वो आपकी युगांडा है और इजिप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इथोपिया है और इथोपिया के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में थे क्योंकि 2019 में उनको पीस प्राइज़ मिला है। और वहाँ पे जो एक तिग्रे करके जो उनके यहाँ जो सिविल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था जिसकी वजह से इथोपिया चर्चे में था, और ये तीसरी वजह जिसकी वजह से इथोपिया चर्चे में है। तो इजिप्ट यहाँ पे एक डैम बना रहा है, ठीक है, ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम, जिसको GERD कहा जाता है, ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम। ग्रेड करके वो डैम बना रहा है जो $5 बिलियन के आसपास का प्रोजेक्ट है। और इस इलाके के हिसाब से वो जो $5 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये 6,000 मेगावाट के आसपास की बिजली प्रोड्यूस करेगा। अब मैं थोड़ा उधर चलता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, ग्रेड फुल फॉर्म बता चुका हूँ। $5 बिलियन का ये स्कीम है, मतलब ये डैम है, और ये 6,000 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करेगा। और इससे इनके क्या एक तरह से जो इनका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इनकी इकॉनमी है इसको बहुत बड़ा पुश मिलेगा, क्योंकि ये किसको बेचने वाले हैं, ये 6,000 केनिया को बेचेंगे और जो आसपास इनके जो गरीब स्टेट हैं सूडान, साउथ सूडान, उनको बेचेंगे, ठीक है। मतलब दोनों सूडानीज कंट्री को, केनिया को और एर्तिया को, ठीक है। एर्तिया जिसके साथ इनने अपना पीस समझौता किया और बदले में इनको क्या मिल गया, पीस प्राइज मिल गया इनके प्राइम मिनिस्टर को। तो ये 4 कंट्री को ये जो 6,000 मेगावाट की जो प्लांट है उससे प्रोड्यूस बिजली को ये एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये दिक्कत क्यों बन गई है, क्योंकि आप मैप देखिए तो जो मैप है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लार्जर चंक है, जो 57% ऑफ द वाटर है वो आपके नाइल में बिकॉज ऑफ ब्लू नाइल रिवर की वजह से आती है। अगर वहाँ पे डैम बन जाता है तो जो आपके लोअर रेपाइन स्टेट्स हैं, आपकी सूडान और आपकी इजिप्ट, उसकी जो अर्थव्यवस्था है और उसका जो लाइवलीहुड है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है। और उस पर असर पड़ने की वजह से जो आपका सूडान है उसने भी ऑब्जेक्शन रेज किया है और इजिप्ट ने तो जाहिर तौर पे किया है, क्योंकि अगर इजिप्ट में अगर नाइल ख़त्म हो जाए तो वो जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो हम पढ़ते थे वो एक्सटेंट हो जाएगा, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसा स्थिति हो जाएगी उसकी। तो इसकी वजह से जो सूडान है और जो इजिप्ट है वो इसके ऊपर बार बार ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी एकदम डिटेल में ख़त्म होता है, मैप के साथ ख़त्म होता है। वीडियो लंबे जाएंगे लेकिन लंबे जाने का फ़ायदा ये है कि आपको चीज़ों को डिटेल में समझने का मौका मिलेगा। और अगर आप शॉर्टकट में जाना चाहते हैं तो फिर से मैं वो लाइन रिपीट करूँगा, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। धन्यवाद।